दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में हम कुछ इटरेटिव प्रोग्राम्स को देख रहे थे। आइए कुछ और प्रोग्राम्स के जरिए हम इटरेटिव प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना सीखे। इस प्रोग्राम को देखिएगा जिसमें 3 फॉर लूप दिए गए हैं। दोस्तों जब भी आपको नेस्टेड फॉर लूप आए तो आप हमेशा ये चेक कीजिएगा कि फॉर लूप आपस में इंटर रिलेटेड है कि नहीं, मतलब वो डिपेंडेंट है कि नहीं। डिपेंडेंट कब कहलाएंगे? जब एक फॉर लूप बाहर वाले फॉर लूप का वेरिएबल यूज करेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो अंदर वाला फॉर लूप है वो के वेरिएबल यहाँ पर यूज कर रहा है जो उसका खुद का वेरिएबल है इनिशियलाइजेशन के लिए। और दोस्तों जो कंडीशन है उसमें यहाँ पर कांस्टेंट 50 यूज हो रहा है, मतलब अंदर वाला फॉर लूप किसी दूसरे वेरिएबल को यूज नहीं कर रहा है। वैसे जो बीच वाला फॉर लूप है वो जे वेरिएबल को यूज कर रहा है और यहाँ पर एन भी एक कांस्टेंट है। वैसे बाहर वाला फॉर लूप दोस्तों आई वेरिएबल को यूज कर रहा है, मतलब कोई भी फॉर लूप दूसरे फॉर लूप के वेरिएबल को यूज नहीं कर रहा है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था जब दो फॉर लूप अंदर वाला जो फॉर लूप था बाहर वाले फॉर लूप के वेरिएबल को यूज कर रहा था, यानी अंदर वाला फॉर लूप जे वेरिएबल यूज कर रहा था खुद का और बाहर वाले फॉर लूप का आई वेरिएबल भी यूज कर रहा था। अगर आपको याद हो हमने देखा था j इज लेस देन इक्वल्स टू आई, ऐसी कंडीशन थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता था कि समझो ये बीच वाला फॉर लूप जो है ये बाहर वाले का वेरिएबल आई यूज कर रहा है, इसकी जगह यहाँ पर आई होता था, तब वो डिपेंडेंट फॉर लूप कहलाता था। तो डिपेंडेंट फॉर लूप की एनालिसिस कैसे कर दी है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। जब भी दोस्तों इनडिपेंडेंट हो ना तो इसे एनालाइज करना बहुत आसान होता है। इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको, देखिएगा। आपको ये देखना है यहाँ पर कि सबसे बाहर वाला फॉर लूप कितनी बार चल रहा है। तो सबसे बाहर वाला फॉर लूप आउटर वाला कितनी बार चल रहा है यहाँ पर 1 से लेकर n तक, यानी ये टोटल दोस्तों चलेगा n टाइम्स। अब मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूंगा कि अंदर वाला जो भी ये स्टेटमेंट है, जितने भी अंदर फॉर लूप दिए गए ये पूरा का पूरा दोस्तों फॉर लूप सपोज टाइम ले रहा है t1। कितना टाइम ले रहा है? t1। इसलिए इस प्रोग्राम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसे लिख सकता हूं t ऑफ n इज इक्वल टू ये अंदर वाला कितनी बार ले रहा है, एक बार ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होने के लिए मान लीजिए t1 टाइम ले रहा है। ठीक है, जिसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इस तरह t1। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जितनी बार बाहर वाला फॉर लूप चलेगा, राइट ना। बाहर वाला फॉर लूप दोस्तों एक बार चलेगा तो ये अंदर वाला पूरा एग्जीक्यूट होगा। फिर बाहर वाला फॉर लूप जब i = 2 होगा फिर ये अंदर वाला पूरा एग्जीक्यूट होगा। मैं कह रहा हूं अंदर वाला पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए सपोज एक बार एग्जीक्यूट होने के लिए t1 टाइम लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक कितनी बार चलने वाला है? n टाइम्स, बिकॉज बाहर वाला फॉर लूप n बार चल रहा है, तो इसलिए टोटल टाइम होगा t1 × n। ठीक है, सो अब आप देखते जाइएगा कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला t ऑफ n इज इक्वल टू t1 × n। ओके, सो अब बाहर वाले से आपका यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, बाहर वाले पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसको भूल जाओ। अब दोस्तों हम पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये जो अंदर का ब्लॉक दिख रहा है इसके ऊपर, मतलब हम t1 की वैल्यू निकालेंगे। t1 क्या है दोस्तों? ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। सो t1 इज इक्वल टू, अब t1 में दोस्तों आप सबसे पहले फॉर लूप को देखिए। सो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें अंदर वाला जो भी यहाँ पर ब्लॉक है उसमें दोस्तों ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा? n टाइम्स, क्योंकि j = 1 से लेकर n बार चल रहा है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर यहां पर जो ये k वाला फॉर लूप है ये पूरा का पूरा ये सपोज टाइम ले रहा है t2 एक बार पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होने के लिए t2 टाइम ले रहा है, तो ये पूरा फॉर लूप उसको कितनी बार एग्जीक्यूट करवाएगा? n बार, क्योंकि j वाला फॉर लूप n टाइम चल रहा है। तो एक बार जब j = 1 होगा तो ये अंदर वाला जो भी ब्लॉक है ये सपोज t2 टाइम ले रहा है, तो वैसे दोस्तों j कितनी बार अपडेट होगा? n टाइम्स यहाँ पर अपडेट होने वाला है, राइट। सो इसलिए मैं कह सकता हूं कि t1 जो है वो होगा अंदर वाला जो ब्लॉक है सपोज वो t2 टाइम ले रहा है और वो t2 कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। देखो बहुत ही आसान है, ये फॉर लूप दोस्तों चल रहा है टोटल n टाइम्स, और मैंने कहा जब भी वो चलेगा ना तो अंदर वाला जो भी ब्लॉक है वो t1 टाइम ले रहा है, तो ये बाहर वाला फॉर लूप कितनी बार चलेगा? n टाइम चलेगा, तो अंदर वाला भी तो n बार एग्जीक्यूट होगा। तो अंदर वाला एक बार के लिए t1 ले रहा है तो n बार के लिए कितना लेगा? सॉरी, अंदर वाला एक बार के लिए t2 ले रहा है, राइट, आई एम सॉरी, अंदर वाला एक बार के लिए t2 ले रहा है तो n बार के लिए कितना लेगा? t2 टाइम्स n, राइट। सो टोटल टाइम कितना होगा? t2 × n। तो इस t1 की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t2 × n। सो देयरफॉर आई हैव टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू t2 × n, और ये पहले से जो n था वो, ठीक है। तो t1 की जगह मैंने t2 × n पुट कर दिया। अब दोस्तों हम t2 पे आते हैं। अब अगर आपको ये इजी नहीं लगता रहेगा तो प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे, बहुत ही आसान मेथड है ये। सो देखिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं t2 की। t2 क्या था? ये अंदर वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के लिए ये पूरा ब्लॉक कितना टाइम लग रहा है ना। तो अगर आप देखोगे यार ये पूरा का पूरा जो t2 टाइम ले रहा था ये दोस्तों फॉर लूप कितनी बार चल रहा है? 50 बार चल रहा है, 1 से लेकर 50। ठीक है, तो
इसलिए ये जो printf है ये कितनी बार प्रिंट होगा, अगर ये पूरा ब्लॉक एक बार चलता है तो 50 बार, ठीक है। सो दोस्तों 50 बार ये प्रिंट होगा, और समझो एक प्रिंट के लिए कांस्टेंट टाइम लग रहा है कुछ C1, इसलिए मैं कह सकता हूं कि T2 जो है ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो एक बार अगर एग्जीक्यूट होता है तो दोस्तों printf 50 बार प्रिंट होगा, क्योंकि ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है 50 टाइम्स, राइट। तो इसलिए एक printf को अगर C1 टाइम लग रहा है तो 50 बार चलने के लिए कितना टाइम लगेगा 50 C1, इसलिए T2 का फॉर्मूला होगा C1 इंटू 50। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे मिलेगा T ऑफ n इज इक्वल टू C1 इंटू 50 इंटू n इंटू n। सो ये हो जाएगा टोटल यहाँ पर दोस्तों C1 50 इंटू n स्क्वायर। तो C1 और 50 तो कांस्टेंट है, सो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पे दोस्तों 50 की जगह अगर n हो जाता था ना तो यही फॉर्मूला C1 इंटू n हो जाती थी। आई होप इट इज़ क्लियर है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कैसे करने का है। देखो बहुत ईजी है, मैंने कैसे सोचा इस चीज़ को कि ये जो बाहर वाला फॉर लूप है ये टोटल n टाइम चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये n टाइम चल रहा है तो जब ये एक बार एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा का पूरा जो अंदर वाला ब्लॉक है ये चलेगा। तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा अंदर वाला ब्लॉक एक बार चलने के लिए, एक बार मतलब पूरा ब्लॉक में जो कह रहा हूँ एक बार चलने के लिए मतलब पूरा एग्जीक्यूट होगा तब हम बाहर निकलेंगे ना फॉर लूप के। देखो i इक्वल्स टू 1 जब दोस्तों होगा तब हम अंदर एंट्री मारेंगे और ये पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर निकलेंगे ना। तो वो पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए एक बार जितना टाइम लग रहा है वो हमारा है T1, समझे। तो ऐसा दोस्तों ये पूरा का पूरा ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट कराया जाएगा, जितनी बार बाहर वाला फॉर लूप चल रहा है यानी n बार। तो इसलिए टोटल टाइम कितना लगेगा n इंटू T1, वेयर T1 इज टाइम रिक्वायर्ड बाय दिस होल ब्लॉक। अब ये होल ब्लॉक कैसे चल रहा है ये हम अब आगे देखेंगे। तो अब हमने ये T1 की फॉर्मूला निकाली जो अंदर वाला ब्लॉक है। तो दोस्तों अंदर वाला अब ब्लॉक हम एनालाइज कर रहे हैं तो बाहर वाले को भूल जाना है, यानी यहां पर ये वाले फॉर लूप को हम भूल जाएंगे। तो अब ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है यहाँ पर इसे एनालाइज करना है। सो मैंने क्या कहा कि ये फॉर लूप टोटल कितनी बार चल रहा है, n टाइम चल रहा है, ठीक है। जब ये एक बार चलेगा, जब j की वैल्यू 1 होगी तब हम अंदर आके यहां पर दोस्तों ये जो, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं, देखो जब j की वैल्यू यहां पर दोस्तों होगी 1 तब हम अंदर एंट्री मार के ये पूरे वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ ये फॉर लूप है, जब पूरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब बाहर आके हम j को अपडेट करेंगे। तो ये पूरा ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होने के लिए मान लिया T2 टाइम लग रहा है। तो ऐसा दोस्तों ये कितनी बार चलेगा ये पूरा का पूरा ब्लॉक, जितनी बार ये फॉर लूप चल रहा है कितनी बार चल रहा है n टाइम्स। इसलिए मैं कह सकता हूं कि T1 जो है दोस्तों वो होगा n टाइम्स T2, और T2 क्या है, ये अंदर वाला ब्लॉक कितना टाइम ले रहा है एक बार पूरा एक चलने के लिए। तो दोस्तों अब हम अंदर वाले ब्लॉक पे आएंगे यानी T2 के ऊपर। सो जो T2 है हमारा वो एक खुद फॉर लूप है जो कितनी बार चल रहा है 50 बार चल रहा है। और मान लिया कि एक बार प्रिंटफ करने के लिए C1 टाइम लग रहा है, तो 50 बार दोस्तों प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा 50 C1। इसलिए T2 का वैल्यू क्या होगा 50 इंटू C1। और अब हम यहाँ पे T2 पुट कर देंगे और फिर ये T2 का वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर T1 में फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर C1 50 n स्क्वायर। ये कैलकुलेशन तो मुझे लग रहा है आपको समझ गया होगा और ये भी समझ गया होगा कैसे हमने इसे एनालाइज किया, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों 50 की जगह हो जाता था अगर n सपोज, तो यही चीज़ यहाँ पर C1 50 की जगह C1 n होता था। अब मैंने आपको ऐसा वाला मेथड इसलिए बताया क्योंकि इससे एनालिसिस ईजी होती है। बहुत लोग ऐसे भी याद करते हैं कि यहाँ पर कई लोग इसे इस तरीके से याद करते हैं कि दिस यहाँ पर जो भी रहेगा n इंटू 50। तो दोस्तों वो मेथड हर जगह काम नहीं करता। अभी मैं कुछ एग्जांपल के जरिए आपको बताऊंगा वो कहाँ पर फेल होता है, ठीक है। तो शॉर्टकट मत याद रखो, जो एक्चुअल एनालिसिस है उसे समझो तो आप किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। सो देखो क्या यहाँ पर आप देखोगे कि नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास एक ही फॉर लूप है जिसमें i की वैल्यू 1 है और लेस देन इक्वल्स टू n तक ये कंडीशन दी गई है, राइट। i की वैल्यू 1 है और i लेस देन इक्वल्स टू n तक चलना चाहिए। आपको लगेगा i 1 से लेकर n यानी ये फॉर लूप n बार चलेगा, गलत। क्यों? क्योंकि कंडीशन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे i की जो वैल्यू है वो 1 से अपडेट नहीं हो रही है, i की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों n जो है वो 16 है, क्या है n 16। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना के आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। सो i इक्वल्स टू इनिशियली रहेगा 1, राइट। तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या i लेस देन इक्वल्स टू n है क्या। अब मैंने बताया आपको n की वैल्यू मैंने 16 पुट कर दी, तो क्या i लेस देन इक्वल्स टू 16 है, यस। तो हम लोग अंदर एंट्री मारेंगे और ये प्रिंटफ प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटफ कितनी बार प्रिंट हुआ, यहाँ पर एक बार प्रिंट हो गया, ठीक है।
अब दोस्तों इसके बाद हम लोग प्रिंट करने के बाद अपडेट के पास आएंगे और i की वैल्यू अब अपडेट होकर हो जाएगा i इंटू टू, यानी पुराना i इंटू टू। पुराना i क्या था 1, सो 1 इंटू टू। पुराना i आप समझे ना, इसके पहले क्या था, इसके पहला लिटरेशन में। अब दोस्तों हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या i लेस देन इक्वल्स टू 16 है क्या, n की वैल्यू में 16 ले रहा हूँ तो आंसर है यस। तो फिर से हम अंदर एंट्री मारेंगे और MID प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों फिर से प्रिंट करने के बाद अपडेट के पास आएंगे और i की वैल्यू हो जाएगी ओल्ड i। ओल्ड i क्या है, i इंटू टू। ओल्ड i मतलब दोस्तों इसके एक इटरेशन पहले, ठीक है। तो अब i इंटू टू ये ओल्ड वैल्यू है और नई वैल्यू क्या होगी, ओल्ड इंटू टू, यानी i इंटू 1 इंटू टू इंटू टू। सो दोस्तों ओल्ड वैल्यू 1 इंटू टू है i की, और यहाँ पे 1 इंटू टू पुट करेंगे और इंटू टू करेंगे तो ये अब i की नई वैल्यू हो गई जो एक्चुअली में 4 है, राइट। सो दोस्तों आप देखोगे, अब चेक करेंगे कि i लेस देन इक्वल्स टू 16 है, यस। अंदर एंट्री मारेंगे और फिर से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार और यहाँ पर MID प्रिंट हो जाएगा। ये जो मैं 1 लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ MID टोटल कितनी बार प्रिंट हुआ, ठीक है। तो हर एक इटरेशन में एक बार ही वो प्रिंट हो रहा है। सो अब हम लोग फिर से अपडेट के पास आएंगे तो i इक्वल्स टू ओल्ड i। ओल्ड i क्या है, 1 इंटू टू इंटू टू, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो ओल्ड i है 2 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। सो ये कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो अब ये कंडीशन अगर हम लोग चेक करें क्या i लेस देन इक्वल्स टू n है, यानी 16 है, यस। तो हम फिर से MID प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो उसके बाद आप देखोगे कि अब हम लोग फिर से अगर अपडेट के पास आए तो अब i की वैल्यू हो जाएगी ओल्ड i। ओल्ड i क्या दोस्तों, 2 स्क्वायर इंटू टू, यानी 2 क्यूब। ओल्ड i की वैल्यू 2 क्यूब है इंटू 2 मतलब 2 रेज टू 4। और अब ये कंडीशन चेक होगा कि i लेस देन इक्वल टू 16 है, यस, बिकॉज 2 रेज टू 4 क्या होता है, 16 होता है, इक्वल टू है, राइट। तो हम अंदर जाएंगे और फिर से प्रिंटफ को प्रिंट कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब हम अंदर एंट्री मार के प्रिंट, यहाँ पे MID जो प्रिंटफ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर MID प्रिंट कर देगा। तो बाहर आके जब i को अपडेट करेंगे तब वो होगा यहाँ पर ओल्ड i। ओल्ड i क्या है, 2 रेज टू 4 इंटू 2, यानी 2 रेज टू 5, जो हो गया 32। और ये कंडीशन फेल हो जाएगी और अब हम अंदर एंट्री नहीं मारेंगे, ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पे फॉर लूप है दोस्तों, वो कितनी बार चला, वो चला दोस्तों 2 रेज टू सम k टाइम्स सच दैट 2 रेज टू k इज लेस देन और इक्वल्स टू n। जैसे हमारे केस में दोस्तों आप देखोगे ये 2 रेज टू 4 जब आखिरी बार यहाँ पे 16 हुआ था, यहाँ तक सक्सेसफुली चला था, तो 2 का पावर जो भी था उसे मैं k कह देता हूँ। सो 2 रेज टू k जो है दोस्तों उतनी बार यहाँ पर जो भी k होगा, देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि इनिशियली हमारे पास जब i इक्वल्स टू 1 था तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 0, राइट। यहाँ पर i इंटू 1 है तो इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 1। यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये है 2 क्यूब, है ना। तो अब देखो टोटल MID कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जब मेरा फॉर लूप रुक गया तब उस समय 2 रेज टू के ये i की वैल्यू थी और ये i की वैल्यू दोस्तों ग्रेटर देन n थी। तो सक्सेसफुल तक कब तक चला, जब तक 2 रेज टू के लेस देन इक्वल्स टू n था, यानी यहां तक। और इस समय आप देखोगे यहाँ पे पावर क्या है 4, और आपने टोटल प्रिंट कितनी बार किया है, 5 बार। इसलिए मैं कह सकता हूं ना कि ये प्रिंटफ कितनी बार टोटल प्रिंट हो रहा है, जो भी k होगा उससे एक ज्यादा, यानी k+1 टाइम्स। देखो बहुत ही आसान है समझना, इसे मैं फिर से बताता हूं आपको। देखो यहाँ पर अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करोगे, इनिशियली i 2 रेज टू 0 था, फिर 2 रेज टू 1 हुआ, 2 रेज टू 2 हुआ, 2 रेज टू 3 हुआ, 2 रेज टू 4 हुआ। तो 2 रेज टू 4 तक सक्सेसफुली चला, क्योंकि उस समय तक 16 वैल्यू थी जो n की वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे टोटल प्रिंटिंग कितनी बार हुई, 1 2 3 4 5। तो 2 रेज टू 4 था, प्रिंटिंग 5 टाइम्स हुई। तो पावर में क्या है 4, इसलिए मैं कह सकता हूं ना कि प्रिंटिंग टोटल कितनी बार हो रही है। अगर इसे मैं इन जनरल ऐसा कहूं कि i की लास्ट सक्सेसफुल वैल्यू, फेलियर वाली नहीं ना, ये 2 रेज टू 5 फेलियर है, ठीक है। जब सक्सेसफुली लूप चल रहा था आखिरी बार तो उस समय i की वैल्यू 2 रेज टू k थी, और ये जो k है इसमें +1 करोगे तो उतनी बार सक्सेसफुली MID प्रिंट हुआ था। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं ना कि ये पूरा का पूरा प्रिंटफ कितनी बार चल रहा है, ऑर्डर ऑफ k टाइम चल रहा है, राइट। क्योंकि अगर k+1 टाइम्स प्रिंट हो रहा है तो मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ k टाइम चल रहा है। लेकिन दोस्तों k का हमें वैल्यू n के टर्म में निकालना है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर ये लूप सक्सेसफुली चल रहा है तो 2 रेज टू k आखिरी मोमेंट पे किसके इक्वल हो जा रहा है, n के इक्वल हो जा रहा है, या n से थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। सो इसलिए अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लोगे, यानी 2 रेज टू k लेस देन इक्वल्स टू n, और मैं बोथ साइड लॉग लूँ,
तो मुझे मिलेगा k इंटू log 2 लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ n, राइट। मैं बोथ साइड log ले रहा हूँ। सो देयरफॉर अगर बोथ साइड में log टू द बेस 2 में लूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इस तरह ये 1 भी हो जाएगा। सो k इज लेस देन और इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस 2, राइट। तो k की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, log n। बेस में दोस्तों जो 2 है वो असिम्प्टोटिक नोटेशन में हम नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज हमें बेस से मतलब नहीं होता, हम सिर्फ n के एक्सप्रेशन में यहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बेस में अगर 2 है 3 है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो दोस्तों k की जगह हम लिख सकते हैं log ऑफ n। आई होप इट इज क्लियर। तो दोस्तों ये पूरे का पूरा फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, ऑर्डर ऑफ log n टाइम्स। सो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं i को 2 से इंक्रीमेंट ना करते हुए 3 से करूँ, 4 से करूँ, तो इस चीज़ को जरा आप चेक कीजिएगा कि पूरा का पूरा जो फॉर लूप है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप देखिएगा कि अगर इसी की जगह 2 की जगह अगर मैं ये k ला दूँ तब क्या होगा। तो पहले दोस्तों i की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट इटरेशन में, विच इज़ 2 रेज टू 0, इनिशियली 1 ही है ना। नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू होगी i इंटू के, यानी ओल्ड वाला क्या था 2 रेज टू 0 इंटू के, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा k। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, और इंटू के यानी k स्क्वायर। उसके बाद वाले इटरेशन में क्या होगा k क्यूब। फिर उसके बाद वाले इटरेशन में k रेज टू 4। ऐसे करते करते सपोज एंड में i इक्वल्स टू जब k रेज टू p था तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड अगर हो रही है तो हम कह सकते हैं कि k रेज टू p जब तक लेस देन इक्वल्स टू n है तब तक ये फॉर लूप चलेगा, राइट। आप मुझे लग रहा है इस चीज़ को समझ रहे हैं दोस्तों। i का वैल्यू जब n तक पहुंच गया था तब तक ये फॉर लूप चलेगा, जैसे ही n से बड़ा होगा वैसे ये रुक जाएगा। तो i का एक्सप्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हो k स्क्वायर k रेज टू 3, ऐसे इन जनरल जब लास्ट में i की वैल्यू n तक पहुंच गई थी तब वो k रेज टू p था, उसके बाद लूप फेल हो जाता है सपोज। तो मैं कह सकता हूँ कि आखिरी जो i की वैल्यू थी वो है k रेज टू p, और इसलिए यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बोथ साइड log ले लूँ तो मुझे मिलेगा टू द बेस k में लेता हूँ log, तो मुझे मिलेगा k रेज टू p, बोथ साइड log ले रहा हूँ, हाँ, log टू द बेस k इज लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस k। ये p को आगे ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलेगा log ऑफ k टू द बेस k 1, सो p इज लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस k। सो देयरफॉर ये पूरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ p ही बताएगा कि पूरा फॉर लूप कितनी बार चल रहेगा। समझे अच्छे से। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये k रेज टू 1 है, यहाँ पर दोस्तों ये 2 रेज टू 0 की जगह मैं इसे k रेज टू 0 लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा वो। सो इट इज़ k रेज टू 0, ओके, k रेज टू 0, k रेज टू 1, k रेज टू 2, k रेज टू 3, k रेज टू 4, ऐसे करते करते k रेज टू p तक जब i की वैल्यू थी तब तक ये सक्सेसफुली चल रहा था। तो एक्चुअली जब p जो है ना, ये मैं बता रहा है लूप कितनी बार चल रहा है। जैसे जब ये k रेज टू 0 है तो ये 0 आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट इटरेशन है। अगर मैं 1 से काउंट कर रहा हूँ तो k रेज टू 0 ये फर्स्ट इटरेशन है, k रेज टू 1 ये सेकेंड इटरेशन है, k स्क्वायर ये थर्ड इटरेशन है, k क्यूब ये फोर्थ इटरेशन है, k रेज टू 4 ये फिफ्थ इटरेशन है। वैसे दोस्तों जब ये k रेज टू p होगा तो ये इटरेशन नंबर क्या होगा, p+1, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जब i की मैक्सिमम वैल्यू k रेज टू p है तो उस समय टोटल इटरेशन कितने हो चुके हैं, टोटल इटरेशन हो चुके हैं p+1। ऑब्वियसली ना, देखो ना यहाँ पे दोस्तों 4 है तो ये फिफ्थ इटरेशन है, 1 2 3 4 5। तो इसलिए जब k रेज टू p होगा तब तक आप कितने बार इटरेट कर चुके हो, p+1 टाइम्स इटरेट कर चुके हो, यानी ये जो फॉर लूप है ये p+1 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये पूरा ये प्रिंटफ जो है दोस्तों MID ये p+1 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंटफ कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑर्डर ऑफ p टाइम्स, राइट। और p की वैल्यू क्या है, log n। बेस वाला हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, बेस में जो भी कांस्टेंट होता है हम ये ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों हमें आंसर आएगा log ऑफ n, ठीक है। बेस में k लिखना है तो लिख सकते हो, बट जनरली नहीं लिखा जाता बिकॉज वो कांस्टेंट होता है। उसका रीजन एक और भी होता है कि दोस्तों इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log ऑफ n टू द बेस डिवाइडेड बाय log k। log ऑफ n टू द बेस k को log n बाय log k लिखते हैं। अब ये कांस्टेंट है और असिम्प्टोटिक में हम कांस्टेंट को हटा सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n। तो आप कुछ भी बेस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ log n। होप आपको ये क्लियर है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे।